दोस्तों, हमारी दुनिया में कई सारे दरवाजे हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि देखना किस तरफ है। टीयर्स, पोर्टल्स, अनोमलीज हमें ऐसी जगहों में ले जा सकते हैं जो इंसानों की सोच से परे हैं। SCP-2317, जिसे दूसरी दुनिया का दरवाजा भी कहा जाता है, इस डिस्क्रिप्शन में पूरी तरह से फिट बैठता है। इसे हमेशा आर्म्ड गार्ड्स की निगरानी में रखा जाता है। SCP-2317 देखने में एक साधारण सा लकड़ी का दरवाजा लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हर समय इसकी निगरानी की जानी चाहिए। फाउंडेशन इस दरवाजे को बंद रखने के लिए कुछ सीक्रेट रिचुअल्स भी करता है, लेकिन किसी भी बंद दरवाजे के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि उसको खोलने पर क्या हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसको बंद रखता है। फाउंडेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से SCP-2317 में असाइन किए जाने वाले पर्सनल की रिक्वायरमेंट और रेगुलेशन बहुत ही स्पेसिफिक है। फाउंडेशन में काम करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग तो होती ही है, लेकिन इस लकड़ी के दरवाजे को देख पाने से पहले किसी को भी मिलग्राम ओबीडियंस एग्जामिनेशन में कम से कम 72 स्कोर करना होता है। ये भी जरूरी है कि असाइन किए जाने वाले पर्सनल अनमैरिड हों और उनके कोई भी बच्चे या करीबी रिश्तेदार ना हो। साथ ही वो फाउंडेशन के प्रति पूरी तरह से वफादार होने चाहिए और अपने काम में पूरी तरह से डिवोटेड। ये सारी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अजीब नहीं लगती? आखिरकार SCP-2317 एक दरवाजा ही तो है ना? कुछ वजह है कि फाउंडेशन SCP-2317 से संबंधित सभी जानकारी को बहुत सिक्योरिटी में रखता है और इसके नेचर की सारी डिटेल्स केवल ओवरसीयर काउंसिल के पास ही होती है। जैसे कि कहा जाता है कि नॉलेज में पावर होती है, लेकिन अगर किसी को ये पता चल जाए कि दरवाजे के पीछे क्या क्या है तो ये डेडली भी हो सकता है। अगर SCP-2317 दूसरी दुनिया का दरवाजा है, कोई ऑल्टरनेट डायमेंशनल या पैरेलल रियलिटी है, तो इसे विजिट करना तो सेफ होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर फाउंडेशन खुद ही रोज पर्सनल को इसके अंदर भेजता है। O5 काउंसिल के अनुसार यह एक्टिव कंटेनमेंट को मेंटेन रखने के प्रोसीजर का हिस्सा है। कोई ऐसी चीज जो इस पुराने से लकड़ी के फ्रेम के उस तरफ है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जिसके लिए इतनी ज्यादा मेंटेनेंस और सर्विलांस की जरूरत पड़ती है? फाउंडेशन की गाइडलाइन के हिसाब से SCP-2317 को ऑब्जर्व कर रहे स्टाफ को हर महीने के बाद रोटेट किया जाता है और तीसरे महीने में उनकी पूरी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है। इसके बाद ही वो दूसरी दुनिया के दरवाजे वाले कंटेनमेंट यूनिट में वापस जा सकते हैं। इवैल्यूएशन के इस लंबे दौरान के बाद एक फाउंडेशन गार्ड को सूचित किया गया कि उस सिक्योरिटी क्लियरेंस को केवल 3 लेवल तक बढ़ा दिया गया है और उसे 220 कैलाबसेस की ड्यूटी के लिए सिलेक्ट किया गया है। वो तुरंत ही समझ गया, क्योंकि ये उस कंटेनमेंट प्रोसीजर का नाम था जिसे रोज किया जाना था। उस गार्ड ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उसे फाउंडेशन के प्रति अपनी वफादारी के कारण ही सिलेक्ट किया गया था। उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर से केवल एक रिक्वेस्ट की। वो ये जानना चाहता था कि जिस भी गार्ड ने उससे पहले इस प्रोसीजर को किया था, उसके साथ क्या हुआ था। ऑफिसर ने जवाब दिया कि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की वजह से वो इसे कर नहीं पाया। गार्ड बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुआ और उसे प्रोसीजर 220 कैलाबसेस की तैयारियां करने को कहा गया। फाउंडेशन सिक्योरिटी पर्सनल के एक और मेंबर के साथ उस गार्ड को एक अजीब सी लिस्ट दी गई और उसको उस पर लिखी गई सारी चीजें इकट्ठा करने के लिए कहा गया। सबसे पहला था क्लास टी पर्सनल का एक प्री सिलेक्टेड मेंबर जो एक कन्विक्टेड मर्डर हो। क्लास टी डिस्पोजल क्लास पर्सनल को कहते हैं, जिन्हें केवल SCP को टेस्ट करने के लिए फाउंडेशन द्वारा रिक्रूट किया जाता है। क्लास टी वाले लोग आमतौर पर जेल के कैदी होते थे, जिन्हें SCP को टेस्ट करने के लिए भेजा जाता था, जिसे T20 कैलाबसेस के लिए चुना गया था। वो भी कई सारे मर्डर करने के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था। या फिर कह सकते हैं कि गार्ड को यही बताया गया था। फाउंडेशन पर्सनल के एक मेंबर में उसे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अब से वो क्लास टी को असिस्टेंट कहकर बुलाएगा। इसके बाद गार्ड ने एक जिंदा चिकन लिया, एक चाकू लिया, एक सिल्वर एस्परगिलम और एस्परसोरियम, जिसमें अरेबिक फेथ के किसी पुजारी द्वारा ब्लेस किया गया 500 सीसीज होली वाटर भरना था, और आखिरकार 1 किलोटन न्यूक्लियर डिवाइस, जिसे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से केवल कंटेनमेंट फेलियर के केस में ही इस्तेमाल करना था। अन्य शब्दों में कहें तो ये आखिरी हथियार होने वाला था। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद गार्ड और उसके कलीग को एक ब्रीफ दिया गया था। फाउंडेशन पर्सनल मेंबर ने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि उस प्रोसीजर में भी वो उन्हें ज्वाइन और लीड करेगा। स्टाफ मेंबर ने यह स्पेसिफाई कर दिया था कि जब तक 220 कैलाबसेस कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो लोग उसे सेलिब्रेंट कहकर बुलाएंगे। गार्ड को ये चीज पूरी तरह से समझ आ रही थी कि ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही स्पेसिफिक थे, पर उसे फाउंडेशन पर पूरा यकीन था। उसे पता था कि वो इस प्रोसीजर को एक स्पेसिफिक तरीके से ही करवाना चाहते थे और सभी ऑर्डर्स को पूरी तरह से मान लेना ही सभी के लिए बेहतर था। उसके बाद सेलिब्रेंट ने उन्हें जो भी बताने की कोशिश की, उससे SCP-2317
और प्रोसीजर 220 कैलाबासिस के नेचर के बारे में कई सवाल खड़े होने लगे। जो क्लास डी उन्हें ज्वाइन करने वाला था वो असली क्लास डी था ही नहीं। जिस असिस्टेंट को रेफर किया जा रहा था वो दरअसल लेवल 4 सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ फाउंडेशन का एक स्टाफ मेंबर था। उसे खास तौर पर SCP-2317 के लिए टेलर किया गया था। SCP-2317 में एंटर करने वाले और 220 कैलाबासिस में एक एक्टिव रोल निभाने वाले हर स्टाफ मेंबर को यह सूचित किया जाता था कि किसी भी तरीके से इस असिस्टेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है और न ही इसे डिस्पोजेबल क्लास के किसी मेंबर की तरह ट्रीट करना है। फाउंडेशन इस इंसान को गार्ड, सिक्योरिटी ऑफिसर, सेलिब्रेंट और असिस्टेंट के साथ क्यों भेजना चाहेगा? इस पर बिना कोई सवाल पूछे ये सभी लोग दोपहर से दूसरी दुनिया के दरवाजे में प्रवेश कर गए। जब सूरज SCP-2317 के एकदम ऊपर था, दोपहर का समय, चिकन, होली वाटर, इन सभी का कॉम्बिनेशन फाउंडेशन के लिए कुछ तंत्र मंत्र जैसा था। जैसे ही वो उस लकड़ी के दरवाजे में एंटर हुए, सामने एक सॉल्ट प्लेन था जो हर दिशा में कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस ऑल्टरनेट डायमेंशन को SCP-2317 प्राइम कहा गया था। गार्ड ने तुरंत नोटिस किया कि ग्रुप के सामने 7 पिलर्स की एक रिंग थी और उन सभी पर कुछ ऐसी डिटेल इंग्रेविंग थी जो एंशिएंट हिस्ट्री एरा से बहुत अलग थी। 220 कैलाबासिस प्रोसीजर को तुरंत शुरू किया गया, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। जब सेलिब्रेंट और असिस्टेंट इसे कर रहे थे तो गार्ड उन्हें देख रहा था। सबसे पहले सेलिब्रेंट ने पिलर्स को बीचों बीच एस्परगिलम और एस्परसोरियम से होली वाटर छिड़का। वो अपने पैरों की तरफ देख रहा था और उसके आसपास काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा था। सेलिब्रेंट ने उन पिलर के आसपास एक चक्कर पूरा किया और उसके ऊपर भी होली वाटर छिड़का। इस दौरान गार्ड सिर्फ देख रहा था। स्कारलेट किंग के लिए 7 सील, 7 रिंग्स, 7 राज गद्दियां जोर जोर बोलने लगी। वो जोर जोर से बोलने लगा। असिस्टेंट ने हाथ में चाकू लिया और चिकन की बलि चढ़ाकर होली वाटर को उसके खून के साथ मिला दिया। इसके बाद उसने उल्टी दिशा में सेलिब्रेंट के मार्केट को रिपीट किया और फिर उन पत्थर के पिलर के बीच में गया। देवताओं के लिए खून, नए राजा के लिए पानी। असिस्टेंट ने बोलना शुरू कर दिया और बचा हुआ खून और होली वाटर 7 पिलर्स के बीचों बीच नमक के ऊपर डालने लगा। जब ये 220 कैलाबासिस प्रोसीजर हो रहा था तो गार्ड को पता था कि उसका सवाल पूछना ठीक नहीं है, लेकिन उसे आश्चर्य होने लगा कि ये सब क्यों किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कोई रिचुअल किया जा रहा है जो कि बहुत ही धार्मिक या फिर जादुई है। उसने कभी इन तंत्र मंत्र वाली चीजों में विश्वास नहीं किया था, लेकिन फाउंडेशन के साथ काम करते हुए उसे ये समझ आ गया था कि कोई भी सवाल नहीं पूछने हैं। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके पैरों के नीचे एक पुराना और अनजान खतरा इंतजार कर रहा था। एक बंधा हुआ जानवर इसका इंतजार कर रहा था। पिलर्स के नीचे चैम्बर में एक बहुत बड़ा जीव कैद था, ह्यूमनॉइड और बहुत ही मोटा। उसके शरीर के स्केल्स आर्मर की प्लेट से भी ज्यादा मोटे थे। उसके सर पर सींगें थी जो ऊपर 7 पिलर्स की चेन की तरफ पॉइंट कर रही थी। उनमें से केवल एक चेन ऐसी थी जो टूटी नहीं थी और इसी चेन की वजह से वो भक्षक अपनी अंडरग्राउंड कैद से बाहर नहीं आ पा रहा था। जब एरिक्शन मिस्टिक्स ने इसे कैद किया था तब से वो भक्षक अपनी आजादी का इंतजार कर रहा था। इसे और फाउंडेशन दोनों को ही यह पता था कि एक न एक दिन वो आखिरी चेन टूटेगी ही और इसे कोई रोक नहीं सकता था। प्रोसीजर 220 कैलाबासिस भी उस जीव को कैद में नहीं रख सकता था। ये केवल एक एक्ट था जिसे कंटेनमेंट का इल्यूजन बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। जब तक SCP-2317 को परमानेंटली कैद रखने का कोई सोल्यूशन ना मिल जाए तब तक फाउंडेशन के मोराल को बनाए रखने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। अगर गार्ड को यह बात पता होती तो उसे समझ में आ जाता कि 1 किलोटन न्यूक्लियर डिवाइस को इस रिचुअल का हिस्सा क्यों बनाया गया था। प्रोसीजर 220 कैलाबासिस में सभी को ट्रिक करने की सारी चीजें थी। इसमें धर्म और तंत्र मंत्र शामिल था। प्रोसीजर के दौरान सिक्योरिटी के लेवल को बढ़ा दिया जाता था और स्टाफ को लगातार ये बताया जाता था कि इसे बिना किसी मिस्टेक के करना है। अगर इसे करने में कोई भी गलती हो गई तो एक्स के क्लास एंड ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो होगा। ये सभी एलिमेंट सच को छुपाते थे और सच ये था कि एक दिन वो भक्षक वहां से जरूर निकलेगा और हमारे डायमेंशन को बर्बाद कर देगा। नॉलेज में पावर होती है, लेकिन अगर आपको बहुत कुछ पता चल जाए तो ये खतरनाक भी हो सकता है। अगर गार्ड को ये सारी चीजें पता होती तो उसे ये समझ आ जाता कि उससे पहले जो भी इंसान आया था वो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन से बाहर क्यों नहीं आ पाया। अगर उसने इस प्रोसीजर पर सवाल उठाए होते तो उसे SCP-2317 के असली नेचर के बारे में पता होता, लेकिन वो पूरी तरह से फाउंडेशन के प्रति वफादार था। जैसे ही टीम ने 220 कैलाबासिस को परफॉर्म करना खत्म किया और वो सब वापस लकड़ी के दरवाजे की ओर जाने लगे, उस गार्ड ने सॉल्ट प्लेन को एक आखिरी बार देखा
पूरा डायमेंशन एकदम शांत था, पर वो पीस बिल्कुल नहीं थी। इस एंटिटी ने कई सदियों से इंतजार किया था और वो एक दिन अपनी 7वीं और आखिरी चेन तोड़ने वाला था। गार्ड, सेलिब्रेंट असिस्टेंट और सिक्योरिटी ऑफिसर के बाहर निकलने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया गया और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना काम करके तबाही को होने से रोक लिया है। केवल फाउंडेशन में ओवरसीयर काउंसिल को ही SCP-2317 से होने वाले खतरे के बारे में पता था। अभी की प्रेडिक्शन ये है कि अगले 30 सालों में किसी भी समय वो भक्षक कैद से मुक्त हो जाएगा। अभी तक उसकी चेन्स को रिपेयर करने के सारे अटेम्प्ट्स फेल हुए हैं, इसीलिए O5 काउंसिल ने फाउंडेशन पर्सनल को एक गलत आशा दे रखी है कि प्रोसीजर 220 कैलाबासस कंटेनमेंट की एक अच्छी स्ट्रेटजी है। जैसा कि हमने कहा है कि दरवाजे के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं होती कि उसके पीछे क्या है, बल्कि ये होती है कि वो क्या छुपा रहा है। SCP-2317 के केस में इस लकड़ी के दरवाजे के अंदर एक ऐसा एंशिएंट चीफ है जिसकी ताकत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक दिन ये आजाद हो जाएगा और हमारे डायमेंशंस में तबाही मचा देगा। फाउंडेशन कुछ भी करके इसे रोक नहीं सकता, न ही इसे उस दरवाजे के पीछे कंटेन किया जा सकता है। सिर्फ ओवरसीयर काउंसिल को ही ये बात पता है कि इसको रोक पाने के सभी एफर्ट्स बेकार हैं। अपने मन में हम केवल ये उम्मीद कर सकते हैं कि SCP-2317 का दरवाजा ज्यादा से ज्यादा समय के लिए बंद रहे। एक डरावनी और अजीब दुनिया के बारे में और जानने के लिए आप SCP-3008 ट्रैप्ड इन IKEA और SCP-106 द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड भी चेक कर सकते हैं।